आज आपको कहानी सुनाएंगे सीआईडी वाले दया की। असल में इनका जो रियल नेम है, असली नाम है, वो भी दया ही है, यानी दयानंद शेट्टी। शो में एक मुक्के में दरवाजा तोड़ देने वाले दया रियल लाइफ में एथलीट रह चुके हैं और डिस्क थ्रो में महाराष्ट्र के स्टेट लेवल के ये चैंपियन भी थे। इनके पिता होटल व्यवसाय में थे, खुद भी कई साल ये होटल काउंटर पर बैठे रहे। एक दिन अपने दोस्त के काम से ये एड एजेंसी गए थे। दोस्त तो सेलेक्ट हुआ नहीं, लेकिन इनकी किस्मत जरूर चमक गई। लुक और इनका सुडौल शरीर देखकर इनको मॉडलिंग का ऑफर मिल गया। सीआईडी में इनके रोल से शायद डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी प्रभावित थे और इसी वजह से सिंघम सीरीज़ की फिल्मों में इन्हें पुलिस ऑफिसर बनाकर वो अपनी फिल्म में लेकर आए और दरवाज़ा भी तोड़वाया। दया अब सीआईडी के दूसरे सीजन में भी अपने पुराने अवतार में ही दिख रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुनाते हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि बड़े लंबे चौड़े थे शुरू से, इसलिए क्लास में सबसे पीछे बैठाए जाते थे। दया ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, तो उनके शब्दों में बता रहा हूँ आपको। ये कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में हमेशा पीछे बैठता था। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में कमज़ोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी कद काठी शुरुआत से ही काफ़ी लंबी चौड़ी थी। मैं जब आगे बैठता था तो पीछे वालों को कुछ दिखता नहीं था। मैं बचपन से ही अपनी उम्र से बड़ा दिखता था और इसी वजह से मेरी उम्र के बच्चे मुझे अपने साथ खिलाते नहीं थे और मैं बड़ा अकेला फील करता था। फिर ये कहते हैं कि उस समय क्लास में पीछे की बेंच पर हम सारे लोकल टपोरी बैठा करते थे और उनका बात करने का लहजा भी वैसा ही होता था। वो हमेशा क्राइम की बातें करते थे और उनके साथ रहकर मैं भी उनके रंग में रंगने लगा। मैं भी उनकी तरह से बोलने लगा। बात बात में गाली गलौज करना बड़ा कॉमन सा हो गया था और उसके बाद जब चीज़ें बदलीं और मुझे पनिशमेंट के तौर पर आगे साइड वाली बेंच पर बिठाया गया तो मैं फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा, क्योंकि मेरे साथ स्कॉलर्स बैठते थे। तो जैसी कंपनी मुझे मिली मैं वैसा बनता गया। ये दया बताते हैं कि मैं भी पिता की तरह खुद को होटल बिजनेस में ही देख रहा था। पढ़ाई के दौरान कब मेरा मन स्पोर्ट्स में लगने लगा मुझे पता नहीं चला। मैं डिस्क थ्रो करता था। 1994 में डिस्क थ्रो इवेंट में मैं महाराष्ट्र से स्टेट लेवल का चैंपियन बना। दरअसल मेरे पिताजी जो हैं वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ खुद भी एक एथलीट रहे हैं। वो वेट लिफ्टिंग किया करते थे और मैं उन्हें देखकर काफ़ी इंस्पायर होता था। हालांकि वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं वेट लिफ्टिंग करूं। वो जानते थे कि इससे आगे चलकर बॉडी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। फिर दया बताते हैं कि वक्त ऐसा भी आया जब घुटनों में इनके दर्द रहने लगा और खेलते वक्त इनके आंसू निकलने लगे। ये कहते हैं कि पिताजी ने मुझे एथलेटिक्स में जाने की सलाह दी। मैं फिर डिस्क थ्रो और शॉट पुट में इंटरेस्ट लेने लगा। डिस्क थ्रो के दौरान घुटनों पर बहुत प्रेशर पड़ता था। मेरा बायां घुटना दुखने लगा। जब भी थ्रो करता था दर्द की वजह से आंसू निकल जाते थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब इसमें तो फ्यूचर नहीं है। तब तक मेरे पिताजी बीमार रहने लगे और कुछ दिन उनके होटल बिजनेस को मैं संभालने लगा। कई सालों तक मैं होटल के काउंटर पर भी बैठा रहा। फिर ये किस्सा याद करते हैं कि कैसे ये एड एजेंसी के बाहर खड़े थे और उनकी कदकाठी देखकर उनको मॉडलिंग का ऑफर मिला। ये कहते हैं मुझे एक्टिंग वगैरह में कभी कोई इंटरेस्ट था नहीं। इत्तेफाक देखिए, एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ एक एड एजेंसी गया। मेरे दोस्त को वहाँ मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देना था। मैं बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तभी मुझ पर किसी की नज़र पड़ गई। उन्हें मेरा लुक और कदकाठी काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें खींच लीं और एक आध घंटे में ही उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और इस तरह मैं मॉडलिंग की दुनिया में आ गया। अब दया बताते हैं कि कैसे ये नाटकों की तरफ पहुंच गए। कहते हैं ठीक इसी तरह एक और इत्तेफाक हुआ। मेरी कम्युनिटी वालों ने एक फंक्शन रखा। वहाँ स्टेज शो के लिए मैंने अपनी आवाज़ यानी वॉइस ओवर दिया। लोगों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। किसी ने थिएटर करने की सलाह दे डाली। मैं उस वक्त खाली चल रहा था, इसलिए थिएटर करने लगा। एक दिन सीआईडी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े एक शख्स ने जो थे, उनका नाम था संतोष शेट्टी, वो प्ले देखने पहुँचे। उन्हें मेरा काम काफ़ी पसंद आया। उन्होंने मुझे सीआईडी टीम से जुड़ने का ऑफर दे दिया। मैंने हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं हो पाएगी। फिर भी संतोष शेट्टी ने ज़बरदस्ती करके मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया और फिर इनसे सीआईडी के प्रोड्यूसर ने कहा कि पहले अपनी हिंदी सही करो। ये कहते हैं कि मैं सीआईडी के प्रोड्यूसर बीपी सिंह के पास गया। उन्होंने मुझे 3 पेज की स्क्रिप्ट दी। मैंने वहीं पर रट्टा मार के डायलॉग बोल दिए। बीपी सिंह जी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ में साउथ का फ्लेवर आ रहा है, मनोहर कहानियाँ पढ़ो, पहले हिंदी ठीक करो। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि सर, साउथ का हूँ तो साउथ का ही तो फ्लेवर आएगा। मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था, बाकी मुझे काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। दया बताते हैं कि बीपी सिंह जी से मिलने के 1 महीने बाद मेरे पास सीआईडी की प्रोडक्शन टीम से फ़ोन आ गया। उन्होंने शो में मुझे एक कॉप की भूमिका ऑफर कर दी। काफ़ी सोच विचार कर मैंने बोल दिया चलो हाँ कर लेते हैं। शो के शुरुआती दिनों में मुझे उतना एक्सपोजर नहीं मिला। फिर आशुतोष गोवारिकर के बारे में बताते हैं कि उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर का रोल करते थे आशुतोष गोवारिकर। हालांकि एक एपिसोड ऐसा आया जिसने मुझे इंस्पेक्टर दया के तौर पर स्थापित कर दिया और फिर उन दिनों आशुतोष गोवारिकर लगान बनाने में बिजी हो गए। तब इनकी किस्मत चमक गई।
ये कहते हैं कि दरअसल प्रोड्यूसर बीपी सिंह जो थे वो आशुतोष गोवारिकर को ध्यान में रखकर एक एपिसोड बना रहे थे। ये वही समय था जब आशुतोष फिल्म लगान की प्लानिंग कर रहे थे। बीपी सिंह ने फिर उसी एपिसोड के लिए मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि एपिसोड सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फोकस होगा, करना चाहोगे? कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, मेरे बाल भी बहुत छोटे छोटे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने उनके सामने बोल दिया हाँ कर लूँगा। एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ तो होते ही हिट हो गया, उसने खूब टीआरपी बटोरी और देखते ही देखते मैं एक लीड कैरेक्टर बन गया। दया बताते हैं कि अभी पिछले साल की बात है, तब तक नया सीज़न शुरू भी नहीं हुआ था। मेरी मुलाकात 4 साल के एक बच्चे से हुई और मुझे जानकर बहुत ताज्जुब हुआ कि वो भी सीआईडी देखता है और ख़ासतौर पर मेरे कैरेक्टर का फ़ैन है। आप सोचिए कि सीआईडी के पहले सीज़न को ख़त्म हुए 6 साल हो गए थे, फिर भी लोग इसके पुराने एपिसोड्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं। दया ये भी कहते हैं कि मुझे कभी टाइपकास्ट होने का डर नहीं रहा। कहते हैं कि कभी कभार सुनने में आता है कि क्या मैं टाइपकास्ट तो नहीं हो गया, क्या मुझे दया के किरदार से अलग हटकर भी सोचना चाहिए था। तो मैं साफ लहज़ों में कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई गम नहीं है। मुझे खुशी है कि लोग मुझे दया के कैरेक्टर के नाम से ही जानते हैं और मैं जब भी कोई रोल करता हूँ तो उसके आगे पीछे की सोचता नहीं, ज़्यादा फ़ायदा नुकसान नहीं सोचता। ऑडियंस मेरे कैरेक्टर को पसंद करे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। और मेरी अगर कोई बुराई भी करता है तो चुपचाप सुन लेता हूँ, बुरा नहीं मानता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको दया की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बताइए। साथ ही हमें ये भी बताइए कि क्या आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे आसपास जो चेहरे हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उनकी अपनी भी कुछ कहानियाँ होती हैं, उनकी अपनी भी कुछ जर्नीज़ होती हैं जिन्हें वो कई बार अपने दिल में छिपा कर चलते हैं, लेकिन वक्त आता है तो अपनी कहानी बताते हैं, जैसे आज दया ने अपनी कहानी बताई है। उम्मीद है आपने दया की कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। जाते जाते आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको गले लगाइए और अपनी दुश्मनियां भुलाइए, दोस्तों को भी गले लगाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए।